बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रेजोनेंस पे बात की थी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में रेजोनेंस का बेसिक कंसेप्ट देखा था कि भाई रेजोनेंस का कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ था, कहाँ से डेवलप हुआ था, और फिर हमने रेजोनेंस की कंडीशंस के बारे में बात की थी। आज पहले हम टाइप की बात करेंगे कि रेजोनेंस कितने टाइप का है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करेंगे। मतलब हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये ईटा के लिए स्पेशली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस एरिया से, इस एप्लीकेशन से इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। रेजोनेंस के कंसेप्ट में स्पेशली हम ऑर्गेनिक जो आपके पास कंपाउंड है उनकी एसिडिटी की भी कंपैरिजन करते होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके उस एसिडिटी के अलावा आपके पास स्टेबिलिटी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो क्वेश्चन इससे पक्के होते हैं, तो लिहाजा इसको बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इफेक्टिवली मेन पॉइंट्स टू द पॉइंट बात बताऊंगा, और बाकी एग्जांपल्स के लिए हम फिर अलग सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, या फिर आप लोग खुद ही उसको रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, कि भाई रेजोनेंस के कितने टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसके आपके पास दो टाइप है, ठीक है ना। प्लस आर इफेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम प्लस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, और दूसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव आर इफेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस की दो टाइप है, प्लस आर इफेक्ट और आपके पास क्या है, माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई आपके पास ये प्लस आर इफेक्ट क्या चीज है, ठीक है। तो नंबर ए देखते हैं, प्लस आर इफेक्ट। ये प्लस आर इफेक्ट क्या चीज है, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट। अगर हम प्लस आर इफेक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास है, अगर आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is from group towards system, ठीक है ना। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी सब्सटेंट से, किसी ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो, किसकी तरफ हो, टुवर्ड्स सिस्टम। सिस्टम कौन सा सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है ना। कंजुगेटेड सिस्टम से मुराद अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड हो, या पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर नॉन पेयर हो, ठीक है, या फिर रेडिकल हो। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो उस दिन हमने कंडीशन में ही कंजुगेटेड सिस्टम को देख लिया था, ठीक है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का नाम देते हैं, या उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आर इफेक्ट का नाम देंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, उसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, एग्जांपल आपके पास एनिलीन लेते हैं, ठीक है। अब एनिलीन को अगर आप लोग देखें, NH2 बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। ये आपके पास लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड। तो मैंने कहा था कि आपके पास एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है, ये आपके पास क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। ये आपके पास क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। और ये जो आपके पास NH2 है, ठीक है, ये जो आपके पास NH2 है, ये आपके पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है, या सब्सटेंट है, या ग्रुप आप इसको बोल दें। अब अगर आप लोग और से देखें तो आपके पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से इस रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। तो जब आपके पास यहाँ शिफ्ट होंगे तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। ये रेजोनेंस एरो है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपके पास बन जाएगा
NH2, ठीक है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी ये बॉन्ड अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद है, ठीक है ना। अब चूंकि आपके पास ऑल द टाइम ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये इधर रहेगा नहीं, जब इधर नहीं रहेगा तो फिर ये आपके पास यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो यहाँ से रिपेल होकर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, जिसमें आपके पास NH2 और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इस जगह पे आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास उसी तरह से डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज है वो ऑल द टाइम यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड जो आपके पास पाई बॉन्ड है ये इस जगह से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास क्या बन जाएगा, अगला ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इधर आपके पास पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब चूंकि डबल बॉन्ड बना है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इधर भी कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको याद से लिखिएगा, ठीक है ना। फिर अगला स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा आपके पास, NH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव, और ये आपके पास रिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बन चुका है, फिर आपके पास ये इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बन चुका है, और ये नेगेटिव चार्ज इस बार आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, इधर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब इससे आप लोग अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अगर आप उसको देखें तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, वहां यहाँ से वापस ये जो आपके पास पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस क्या बन जाएगा आपके पास, NH2 न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको गौर से देखें इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, यहाँ आपके पास पाई बॉन्ड है, और फिर आपके पास यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। स्टार्ट में कौन सा वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर आप लोग और से देखें तो हुआ क्या है, ये मैंने पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं, हालांकि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस ग्रुप को अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं ग्रुप से आपके पास पूरे रिंग में शिफ्ट होते होते वापस उधर पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वो किधर से किधर हुआ है, ग्रुप से कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ हुआ है। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये किधर शिफ्ट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं आपके पास ग्रुप से सिस्टम की तरफ। ये ग्रुप है आपके पास और इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन इस रिंग को शिफ्ट हुए। अगर आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी ग्रुप से सिस्टम की तरफ हो तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आर इफेक्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव आर इफेक्ट का नाम देते हैं। अब ये जो ग्रुप आपके पास है, ठीक है, ये जो आपके पास ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपके पास बन चुका है, ठीक है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नाम देते हैं, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को शॉर्टली क्या कहा जाता है, PDG कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो खुद से या अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिस्टम को डोनेट करता है, सिस्टम को रिलीज कर देता है। तो एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम की तरफ डोनेट कर दे, सिस्टम की तरफ रिलीज कर दे, इस तरह की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। और इस ग्रुप की आपके पास पहचान क्या है कि यहाँ पर इस ग्रुप में या इस ग्रुप के पास क्या होता है, लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब लोन पेयर होगा तो वो डोनेट कर सकेगा ना, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो बात आ गई आपके पास, जब भी कोई ग्रुप सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आर इफेक्ट का नाम देते हैं। अब आपके पास ये जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं, दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन
रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट इस टाइप्स के बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला हमारा यही टॉपिक रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, नेगेटिव आर इफेक्ट। ये तो हमने पॉजिटिव आर इफेक्ट को देख लिया, नेगेटिव आर इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव आर इफेक्ट, तो बच्चों नेगेटिव आर इफेक्ट आपके पास व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो किधर से किधर तक, इज फ्रॉम सिस्टम टूवर्ड्स ग्रुप। ठीक है ना, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव आर इफेक्ट। ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव आर इफेक्ट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नेगेटिव आर इफेक्ट का नाम देते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कि इससे क्या मुराद है। अगर आपके पास CH2 और ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, CH2 और इस CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, अब क्या होगा देखें, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये डिफिशियंसी पूरा करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा। ठीक है ना, फिर इस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है आपके पास ये सिस्टम है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? ग्रुप है। अब इस केस में उलट हो रहा है, ये जो आपके पास शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है, कहां से कहां शिफ्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास सिस्टम से ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मतलब कंजुगेटेड सिस्टम से ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव आर इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? दिस ग्रुप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ठीक है ना, ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बोलते हैं। ये क्या करता है? रिंग से कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर देता है। इस तरह की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बोलते हैं। और इसकी पहचान क्या है इस ग्रुप की? ये हमेशा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, ये जो ग्रुप है आपके पास हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इस तरह की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बोलते हैं। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आर इफेक्ट बोलेंगे। जिस वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो आपके पास ग्रुप सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव आर इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव आर इफेक्ट बोलेंगे। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, इसी तरह से आपके पास CH2 प्लस ये ग्रुप आ गया आपके पास, और इसी तरह से आपके पास क्या है? C डबल बॉन्ड O Cl एसाइल ग्रुप। ये सारे के सारे जितने भी हैं आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं OH, ठीक है ना, और इसी तरह से आपके पास OR, इसी तरह से फिर आपके पास NH2, ठीक है ना, ये सारे ग्रुप आपके पास किस में आते हैं? पॉजिटिव आर ग्रुप में आते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं, हेलोजन्स वगैरह आ गए। अच्छा जी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है आपके पास? हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी of resonating structure
ठीक है ना, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर किया जाता है। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे रूल्स के साथ। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको कंडीशंस का पता है तो आपको जिस किस्म का क्वेश्चन भी दिया जाता है आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपके पास रूल है नंबर 1 कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर उस स्ट्रक्चर में आपके पास मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है ना, तो वो वाला स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। वो वाला स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। एक स्ट्रक्चर है जिसमें लेस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, वो आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। वो आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। और एक स्ट्रक्चर है जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है, तो वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो क्या है आपके पास है बेंजीन रिंग, ठीक है। आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर। मान लो ये स्ट्रक्चर ए है आपके पास, इसी तरह से आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिया जाता है इसी तरह से, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड सिर्फ 2 है। ये इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब क्या है, अगर हम देखते हैं आपके पास यहां पर क्या है, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या है, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। आपके पास अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर हो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो, तो वो क्या होता है, आपके पास मोर स्टेबल होता है। और यहां पर लेस पाई बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है, यहां पर मोर पाई बॉन्ड है और इधर आपके पास क्या है, लेस पाई बॉन्ड, ठीक है, मतलब कम पाई बॉन्ड, इधर आपके पास ज्यादा पाई बॉन्ड। तो जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड हो वो आपके पास क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब इसकी क्या रीजन है कि भाई जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड हो वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, बनिस्बत उसका जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं सारे कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इधर आपके पास यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात आपके पास क्या होती है कि आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा रिलीज होगी सिस्टम इतना क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगी, मोर एनर्जी रिलीज होगी। अगर इस मोर एनर्जी रिलीजेस, ठीक है ना, तो जिसकी एनर्जी लो हो, लो एनर्जी वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है तो ये आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या फिर मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। जब आपके पास दो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जिसमें एक स्ट्रक्चर में ज्यादा पाई बॉन्ड हो और एक स्ट्रक्चर में आपके पास कम पाई बॉन्ड हो, तो वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे, और वो वाला स्ट्रक्चर आपके पास लेस स्टेबल होगा जिसमें पाई बॉन्ड की तादाद क्या होगी, कम होगी। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी किसी सिस्टम से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट रूल है, ठीक है ना। इसको आप लोग रूल 1 का नाम दे सकते हो। पहला रूल क्या है आपके पास कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड हो और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कम पाई बॉन्ड हो, दो स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम
चार्ज वर्सेस न्यूट्रल। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके पास न्यूट्रल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके पास न्यूट्रल है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके पास क्या है, चार्ज है। ठीक है ना, रूल 2 की हम बात करते हैं। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर आपके पास है जो क्या है, आपके पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मुराद जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और एक ऐसा सिस्टम है आपके पास जो चार्ज है। ठीक है ना, चार्ज से मुराद पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना, तो एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर चार्ज है और एक ऐसा सिस्टम या ऐसा स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है। तो याद रखना आपके पास न्यूट्रल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। न्यूट्रल आपके पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, और चार्ज वाला आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, मतलब दोनों आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर आपके पास न्यूट्रल है और एक स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, चार्ज है। तो न्यूट्रल वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, उसके कंपैरिजन में चार्ज वाला क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो इसकी भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, और आपके पास क्या है, H। ठीक है, ये न्यूट्रल है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से मैं एक लिखता हूं आपके पास CH3C, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास H है। इसी तरह से आपके पास CH2, यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, इधर से ये नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, H। ठीक है ना, अब आपके पास इसको हम मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर A है और ये स्ट्रक्चर आपके पास B है। ठीक है ना, अब अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास क्या है, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है ना, अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं A को, ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मीन हैविंग नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर इसको देखें आपके पास क्या है, यहां पर ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, A और B? तो याद रखना A ज्यादा स्टेबल होगा B के कंपेयर। तो वो स्ट्रक्चर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल है, और उसके कंपैरिजन में वो स्ट्रक्चर जो आपके पास चार्ज है, तो हमेशा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जो आपके पास क्या न्यूट्रल है, और वो लेस स्टेबल होगा जो जिसके कंपैरिजन में जिसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड रूल आ गया। इसी तरह से बच्चों एक और रूल है जिसको हम रूल 3 के नाम से देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज हो और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब आपके पास मान लेते हैं एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखना ये आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर क्या हो आपके पास, पॉजिटिव चार्ज हो। वो आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल। एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो मोर स्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में, एक ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आपके पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। वो आपके पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं इनोलेट आयन। ठीक है ना, अब आपके पास इनोलेट आयन क्या है,
जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड और आपके पास नेगेटिव और ये आपके पास क्या है CH2, ठीक है ना। बल्कि इसको इस तरह से ले लें, CH2 डबल बॉन्ड C और ये आपके पास O नेगेटिव और ये आपके पास क्या है CH2, ठीक है ना। इसको CH3 लेते हैं, ये वाला साइड CH3 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन की कंप्लीट है वैलेंसी। इसी तरह से आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, वो दूसरा स्ट्रक्चर इसके कंपैरिजन में है CH2, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास क्या है C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या है CH3। 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी तो आपकी पूरी है, लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि ये वाला इधर शिफ्ट हुआ है तो ये आपके पास बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो बन गया आपके पास एनुलेट आयन बन चुका है, ये आपके पास क्या बन चुका है एनुलेट आयन बन चुका है। अब है तो ये दोनों आपस में क्या है आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोग गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। तो क्या कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, मतलब आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना जब आपके पास किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर चार्ज हो तो वो आपके पास क्या होता है अनस्टेबल, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो आपके पास क्या होता है मोर स्टेबल। अब हालांकि अनस्टेबल तो ये भी है, ठीक है ना, लेकिन बात ये है कि इसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा क्या है स्टेबल। तो तीसरा रूल आपके पास क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो मोर स्टेबल होगा, लेकिन जिस वक्त आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या होगा आपके पास लेस स्टेबल होगा, वो क्या होगा आपके पास लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये रूल भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब रूल 4 की तरफ जाते हैं, ठीक है। रूल 4, ठीक है। तो रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 ये कहता है कि आपके पास डिस्टेंस रूल हम इसको बोलते हैं या डिस्टेंस रूल हम इसको बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस रूल। अब डिस्टेंस रूल से क्या मुराद है, सिंपल अगर मैं बात करूं, आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसमें क्या है आपके पास अनलाइक चार्जेस, ठीक है, क्लोज है, मतलब एक दूसरे के करीब है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपके पास मोर स्टेबल होता है, वो क्या होता है आपके पास मोर स्टेबल होता है। और उसके कंपैरिजन में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पास क्या है अनलाइक चार्जेस आपके पास क्या हो फार अवे हो, तो वो आपके पास क्या होगा लेस स्टेबल होगा, वो आपके पास क्या होगा लेस स्टेबल होगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, इसकी एग्जांपल है आपके पास OH, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड और यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, यहां पर नेगेटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव नहीं, ठीक है, नेगेटिव। इसी तरह से चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव आएगा। इसके कंपैरिजन में आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास OH प्लस डबल बॉन्ड और आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर आ रहा है, वो यहां पर आ रहा है, ठीक है। बाकी इसी तरह से आपके पास क्या है डबल बॉन्ड, ये क्या है आपके पास डबल बॉन्ड। तो अब इस केस में देखें 1 2 3 1 2 3 पाई बॉन्ड तो बराबर है, पॉजिटिव चार्ज ये भी सेम एटम के ऊपर है, लेकिन इसमें ये है कि भाई आपके पास जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये करीब है, ठीक है, इसमें और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस करीब है, इसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से दूर है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ, मैंने कहा है कि इसको हम डिस्टेंस रूल भी बोलते हैं। अगर आपके पास जो अनलाइक चार्जेस हैं
वो क्लोज हो, जैसे कि इसमें है, तो वो वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब क्यों होता है, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है और सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो आपके पास क्या है यहां पर इस केस में, अनलाइक चार्जेस क्लोज है, करीब है एक दूसरे के, ठीक है ना। यहां पर आपके पास क्या है, अनलाइक चार्जेस अवे हैं, एक दूसरे से दूर है, तो ये आपके पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। लेकिन ये आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल, ये आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो याद रखना कि जब आपके पास अनलाइक चार्जेस क्लोज हो तो वो स्टेबल होता है, जब अनलाइक चार्जेस दूर हो तो वो आपके पास लेस स्टेबल होता है। अगर इसके कंपैरिजन में लेट्स सपोज यहां पर भी पॉजिटिव होता है, यहां पर भी पॉजिटिव होता है, तो लाइक चार्जेस जब करीब होते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। इसकी उलट कर दें, जब आपके पास लाइक चार्जेस एक दूसरे, एक तरह के चार्जेस अगर आपके पास क्या है, क्लोज हो, एक दूसरे के करीब हो, तो वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, तो सिस्टम खुद क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आपके पास ये दो पॉजिटिव चार्ज होते, अगर ये हमने सामने आते तो फिर ये सिस्टम क्या होता, अनस्टेबल होता, फिर ये ज्यादा स्टेबल होता। पहले केस के मुकाबले में बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है और इनकी सेम स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। रूल 5 आप इसको बोल दें, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की क्या होती है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। जब इक्वल कंट्रीब्यूशन हो तो आपके पास क्या है, इक्वली स्टेबल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके पास, इक्वली स्टेबल। अब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, सेम दो स्ट्रक्चर्स हैविंग पाई बॉन्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है ना, एट डिफरेंट पोजीशन। ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे ये जिसमें पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेंजीन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इसका रेजोनेंस क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको और से देखें तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, सेम पाई बॉन्ड है, लेकिन इस बार यहां पर और यहां पर। अब देखने में ये दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम नजर आते हैं, 3 पाई बॉन्ड इसमें है, 3 इसमें है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी भी पॉइंट के लिहाज से देखो ये सेम है, लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पर आप लोग देखें पाई बॉन्ड इधर है, पाई बॉन्ड यहां है और पाई बॉन्ड आपके पास यहां है, लेकिन इधर देखो पाई बॉन्ड यहां होने की बजाय इधर शिफ्ट हुआ है, इधर है, फिर आपके पास इधर है और फिर आपके पास इधर है, मतलब इन दो स्ट्रक्चर में लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज हो तो इनको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। इक्विवेलेंट, ये आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल से मुराद सेम कॉपी हो इसका, ठीक है। अगर मैं इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होगा आपके पास, ठीक है, आइडेंटिकल ही होगा। पाई बॉन्ड इधर, इधर भी आपके पास पाई बॉन्ड यही है, पाई बॉन्ड इधर तो इधर भी यहीं पर है, पाई बॉन्ड इधर तो इधर भी यही है, मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता, ये एक ही माना जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये तो स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, ये आपस में इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है, इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, ये इक्वली स्टेबल है आपके पास, क्या है, इक्वली स्टेबल, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, ठीक है, सारे एक जैसे एटम है और सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इस वजह से इनको इक्विवेलेंट कहा जाता है, जैसे इनकी पोजीशन चेंज है। तो लिहाजा अगर आपसे ये पूछे तो आप बोलेंगे अगर आपके पास 100% है तो 50% कंट्रीब्यूशन इसकी होगी, 50% कंट्रीब्यूशन इसकी होगी, लिहाजा इनकी स्टेबिलिटी क्या है, सेम, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, सेम। अब एक और छोटी सी बात याद करना, अगर आपके पास कंजुगेशन सेम हो, बराबर कंजुगेशन, ठीक है, मतलब क्या है इसका,
1 2 3 4 5 और 6 डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब एक्सटेंडेड कंजुगेशन है एक किस्म का, हाईली कंजुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। और एक ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, लेकिन आगे आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप लोग देखें इधर इस केस में यहां तक कंजुगेशन है, इस केस में इस सब में कंजुगेशन प्रेजेंट है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? याद रखिएगा यहां पर आपके पास क्या है, मोर कंजुगेशन, इधर क्या है आपके पास, लेस कंजुगेशन, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगी वही आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये आपके पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो मोर इज द कंजुगेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, लेस कंजुगेशन, लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसमें आपके पास दोनों, एक आपके पास जस्ट कंजुगेटेड सिस्टम है लेकिन वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना, वो नॉन एरोमेटिक है। और एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास क्या है, जो है तो कंजुगेटेड है, ठीक है ना, लेकिन वो एरोमेटिक भी है, उसके अंदर एरोमेटिसिटी है, ठीक है। अगर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है और स्ट्रक्चर की कंपैरिजन करनी है स्टेबिलिटी के लिहाज से, एक ऐसा सिस्टम जो कि है तो कंजुगेटेड है लेकिन नॉन एरोमेटिक है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कंजुगेटेड भी है और उसके अंदर एरोमेटिसिटी भी है, तो याद रखना ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। और ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये वाला आपके पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है 1 2 3 4 5 और 6 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो आप लोग देखते हैं तो यहां पर कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड, और है भी आपके पास क्या है, न्यूट्रल, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास क्या है, ऑक्टेट की बात करते हैं तो ऑक्टेट भी आपके पास क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट भी आपके पास क्या है, कंप्लीट है। इसके कंपैरिजन में एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि आपके पास बेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो आप लोग यहां पर देखें पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। और इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है, और ये भी आपके पास क्या है, न्यूट्रल है, और इसका भी ऑक्टेट क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हर लिहाज से ये एक जैसे है, ठीक है ना, लेकिन एक चीज का डिफरेंस है, इस सिस्टम को हम एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन है, तो लिहाजा ये एरोमेटिक सिस्टम है, हबल रूल को फॉलो करता है। इस पे हम एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, इस एरोमेटिसिटी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये आपके पास क्या है, ओपन सिस्टम है, कंजुगेटेड है लेकिन साइक्लिक नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब वो सिस्टम जो कंजुगेटेड भी हो, सिंगल पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर भी हो, रिंग भी हो, इसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। तो वो आपके पास क्या होता है, मोर स्टेबल, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में ये वाला क्या होगा आपके पास, लेस स्टेबल, ठीक है ना। ये वाला क्या होगा आपके पास, लेस स्टेबल होगा। तो बच्चों ये रूल मैंने आपको बताए हैं, अगर आप लोग ये रूल इसी तरतीब के साथ जैसे मैंने आपको बताए हैं आप इसी तरह से याद करो, और अगर आप लोग इसी रूल को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इस पे पक्के हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के गलत नहीं है, ठीक है। गारंटीड बात है कि अगर आप लोगों को ये रूल सारे आते हैं, रेजोनेंस के बारे में सही से जानते हो, तो रेजोनेंस पे किसी किस्म के क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि अगर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप लोगों को सही से याद हो, सही से आप इसके बारे में जानते हो, सही से इसका कंसेप्ट क्लियर हो आपको, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लास्ट में अगर आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर लेंगे, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच।